इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है चॉकलेटी कैडबरी डेयरी मिल्क, तो कुछ मीठा हो जाए। The all-new Nesvita yogurt. Nestle, 150 years. इश्तराक में शामिल है माँ की जन्नत बने आसानी से। शील्ड डाइपर, खुश्क रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बार बार दुनिया में मज़ाहिब के टकराव की बात तो की जाती है और पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर ऐसे यकीनन एक्टर मौजूद हैं जो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, सियासी मफादात के लिए अक़लियतों के खिलाफ भी इम्तियाजी सलूक रखते हैं और दूसरे मज़ाहिब के खिलाफ प्रचार भी करते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर ना सिर्फ यकीन रखते हैं बल्कि उसको प्रमोट करने के लिए, उसको तरक्की देने के लिए अपनी काविशें भी करते रहते हैं। ज़ाहिर है एक ग्लोबल विलेज है दुनिया और इस दुनिया में हर मजहब, हर रंग, हर नस्ल के इंसान ने रहना है। इस तरह के लोग जो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को प्रचार करें वो हमारे आने वाले वक्त के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक असासा होते हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी है, पाकिस्तान के 36 शहरों का उन्होंने दौरा किया है, वहाँ स्टे किया है, वहाँ की तारीखी अमारात देखी हैं। जनाब अमरदीप सिंह साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ा डिफरेंट आज मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे खुशी भी हो रही है कि जिस मकसद के तरफ आप चले हुए हैं, जिस मंजिल की तरफ आपने कदम बढ़ाए हैं, हम तो दुआ गो भी हैं। पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर सिख मजहब की विरसे के ऊपर, हेरिटेज के ऊपर आपने मेहनत की है। आप इस मेहनत के सिलसिले में 36 शहरों तक भी गए। ये किताब लिखने का मकसद क्या था? जी, किताब तो एक, मैं कहता हूँ एक एक्सीडेंट था मेरी लाइफ में। किताब लिखने नहीं निकला था मैं एक्चुअली इस इलाके की हिस्ट्री, इतिहास को करीब 25 साल से पढ़ रहा था। तो जहन के अंदर तो मैं पाकिस्तान में ही रहता था, क्योंकि बचपन से जो अपने वालिद साहब से, अम्मा जी से सुना था, वो मुजफ्फराबाद के रहने वाले थे और मदर मेरी एबटाबाद की थी। आपके वालिद साहब मुजफ्फराबाद से माइग्रेट करके गए और आपकी वालिदा एबटाबाद से? जी हाँ, जी हाँ। और रहे कहाँ जाके? इंडिया में? इंडिया में पार्टीशन के बाद ये गोरखपुर यूपी पहुंच गए। यानी तो उधर भी मतलब है सिखों की जो सरजमीन कहलाती है, ईस्ट पंजाब, मशरकी पंजाब, वहाँ नहीं गए बल्कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में? जी हाँ, वो ना ही यहाँ पंजाब से थे और ना ही वो पंजाब में गए, वो आगे पहुँच गए। तो बचपन में लेकिन उनकी आंखों में एक नमी सी होती थी। जब भी सवेरे मेरे को याद है ब्रेकफास्ट के लिए बैठते थे तो उनकी आंखों में नमी होती थी कि मुजफ्फराबाद दी वादियाँ दी याद आ रही है, कहते थे काफ़ी अक्सर। वो गर्म इलाका था। तो बचपन से मेरे को ये इसका कुछ दिल में ऐसा असर हो गया था कि मैं इस इलाके के बारे में इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया था, सिख इतिहास और इंटरफेथ एस्पेक्ट। इस जगह इस इलाके की तारीख आपने पढ़नी शुरू कर दी, हिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दी थी। और जैसे जैसे मैंने अपनी इंजीनियरिंग की, MBA की, काम काज ने मेरे को हांगकांग ले गए, हांगकांग चला गया, उसके बाद सिंगापुर आ गया, मैंने वहाँ की नागरिकता ले ली, वहीं पर सेटल हो गया। 25 साल के बाद जब मैंने अपनी अमेरिकन एक्सप्रेस की, मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में वहाँ एशिया पैसिफिक का हेड था। थोड़ा सा लेट मी रिकनेक्ट माई सेल्फ। हाँ जी। आपके पेरेंट्स पाकिस्तान से इंडिया गए, आप इंडिया में पैदा हुए, आप इंडिया में पढ़े, फिर शिकागो यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली और आप सिंगापुर में चले गए कॉर्पोरेट सेक्टर में अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ। बट ये सारी जर्नी, इंजीनियरिंग में डिग्री है, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपकी मुलाजमत है, बट आप लिख तारीख पे रहे हैं। ये एक रब ने काम कराया है मुझसे। मैं इसके बारे में ये नहीं कह सकता क्यों किया, ये कहा ना, ये मेरी लाइफ का एक एक्सीडेंट हो गया। मैं पाकिस्तान आया, वो वही बता रहा था कि 2014 में मैंने जब अमेरिकन एक्सप्रेस की 25 साल की सर्विस छोड़ी तो ये जहन में एक ख्याल आया कि पाकिस्तान जाना चाहिए। अब नहीं गया तो कब जाऊंगा। मुझे अपने वालिद की शक्ल याद आती थी, दुख भरा उनके चेहरे याद आते थे। तो मैंने वीज़ा अप्लाई किया और पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैं बहुत थैंक यू करता हूं। सो अगेन लेट मी रिकनेक्ट। आप बचपन में जो वालिद साहब की आंखों में नमी देखी, इस सरजमीन के लिए जो पाक सरजमीन है, आप उसकी क्वेस्ट में, उसकी तलाश में इधर आए। जी हाँ। आपका 2014 में पाकिस्तान आने का मकसद
ओ वालिदैन को याद करना था, उनकी यादों की तलाश में इधर आया। ये मैं किताब लिखने नहीं आया था, किताब तो हो गई, ये रब ने करवाना था मेरे से काम, तो ये हो गया। मैं आया था सिर्फ अपनी अपनी पर्सनल खोज के लिए। और जब मैं आया तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे मुजफ्फराबाद जाना है और मुजफ्फराबाद की मिट्टी उठानी है, क्योंकि उस मुजफ्फराबाद की मिट्टी के साथ जो वारदातें हुई थी अक्टूबर 1947 में, हमारे काफ़ी परिवार के लोग, बुआ के बच्चे वहाँ बिछड़ गए थे। एक मेरी फूफी यहाँ रावलपिंडी में रहती हैं, उनके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो डिस्टेंट फूफी हैं, उनका कत्लेआम में दोनों पेरेंट्स मारे गए थे। उनको एक मुसलमान परिवार ने परवरिश दी, पनाह दी उनको। हाँ जी। फिर अपने घर में रखा, हाँ उनको जी, बड़ा तो किया। वो पहले 4.5 साल तक सिख नाम था उनका, जसवंती। 4.5 साल के बाद वो नूरी बन गई, वो यहाँ रहती हैं। तो ऐसी कहानियों को खोजने में आया था जो हमारे परिवार के साथ लिंक्ड थी। मेरा कुछ पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था, मेरा कुछ इतिहास को भी देखने का वो नहीं था। मैं सिर्फ मिट्टी उठाना चाहता था मुजफ्फराबाद की, क्योंकि मेरे वालिद साहब अब दुनिया में रहे नहीं हैं। तो मैं चाहता था कि हमारी 2 बेटियां हैं, बाहर के मुल्कों में हम रहते हैं, मैं चाहता था कि उनको थोड़ी सी मिट्टी दे दूं बोतल में डाल के, कि जहाँ भी आप जाओ, जहाँ भी आपकी तकदीर लेके जाती है, अपने जड़ों को मत भूलना, कहाँ से आप आए हो। तो मैं इस क्वेस्ट के लिए निकला था सिर्फ। और मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे को एक वीज़ा फ्री एंट्री का दिया, मेरे को आने की इजाज़त दी, मुल्क में घूमने की इजाज़त दी, मुजफ्फराबाद जाने की इजाज़त दी। जी हाँ, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि वो मेरे को वीज़ा नहीं देते फ्री, तो फिर ये कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ हो ही नहीं सकता था। और ये बात आगे बढ़ाने से पहले, यहाँ तो मिलियंस जो थे लोग माइग्रेट हुए 1947 में। आप जैसे ही सोच रखने वाले, या जो यहाँ से उधर गए और उधर से जो इधर आए, कराची में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, यहाँ पंजाब में बहुत सारे लोग हैं जो उधर पंजाब से आए, इसी तरह के कत्लेआम से गुजर के आए। आप समझते हैं कि ये कोई सिमिलैरिटी ऑफ फीलिंग, एक जैसा एहसास सब में पाया जाता है, जिनसे कम से कम आप इंटरेक्ट करते हैं? बिल्कुल, एहसास तो जो अपनी ज़मीन होती है, कुछ छोड़ के कहीं से भी आए, तो वो तो एहसास एक ही है ना, हम आखिरकार इंसान है सब। मेरा पगड़ी पहनना, किसी और का कुछ और पहनना, इसका मतलब वो इंसान है तो इंसान ही ना। तो मिट्टी से लगाव तो सबको होता है। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने सिख लेगेसी पे काम किया। मैं तो ये भी कहता हूँ अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में कि मुझे कब मिलेगा एक मुस्लिम जो कहेगा कि मैं ईस्ट पंजाब में इस्लामिक लेगेसी पे भी काम करूँ, क्योंकि जो चीज़ यहाँ हुई वो वहाँ पे भी तो हुई है। तो ये तो एक कत्लेआम उधर भी हुआ है, दोनों जगह हुआ है, ये तो पागलपन था ना। अच्छा, ये जो आपने किताब लिखी, आप एक्सीडेंटली एक ऑथर बन गए। इस किताब में क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी? ये किताब है क्या, पहले तो ये थोड़ा सा बताएं ना। इसको जरा आंसर करने से पहले थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ इसका। जब मैं यहाँ आया और मैंने मिट्टी उठाने के लिए मैं गया, मुजफ्फराबाद पहुंच गया, मैं 15वें दिन पहुंच गया। जब मैंने मिट्टी उठाई वहाँ से, तो मुझे अंदर से एक आवाज़ आई मिट्टी उठाते हुए। मेरे को याद है वो सीन भी, मैं ब्रिज के नीचे खड़ा था, झेलम के पास, मिट्टी उठा रहा था मैं, और मुझे आवाज़ आई कि क्यों कर रहे हो ये, क्यों कर रहे हो? क्योंकि मिट्टी ले जाके कल को हो सकता है हमारी अगली नस्ल को किसी के अगेंस्ट कुछ हेट्रेड पैदा हो, किसी और कम्युनिटी को कोई नेगेटिव चीज़ से देखें, और मैं ये नहीं चाहता था। तो मैंने मिट्टी वहीं छोड़ दी, क्योंकि कत्लेआम हुए हैं, वो चीज़ को क्यों दोहराना हमने। तो मैं जो आया हूँ करके, उसके बाद जो 30 दिन में मैं 36 जगह गया, क्योंकि मिट्टी आपने फिर नहीं उठाई मुजफ्फराबाद से। और मैंने शुक्र किया नहीं उठाई, क्योंकि अब मैं जब देखता हूँ 1 साल के बाद जो ये किताब मैंने दे दी है, ये तो दुनिया में सबके लिए, ये इंसानियत के लिए किताब, तो मिट्टी से बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है। बाकी रही बात, आपने पहले पूछा कि क्यों किया ये। देखिए, जब मैं बचपन जाहिर है आपने ये इतनी बड़ी किताब लिख दी है और बेहतरीन फोटोग्राफी है इसमें, डिस्क्रिप्शन बड़ी अच्छी है, कुछ मकसद तो ज़हन में आया होगा कि मैं आया हूँ पाकिस्तान में, हुकूमत पाकिस्तान का आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं बार बार, उन्होंने आपको मौका दिया। मूवमेंट पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो एक अजीब सा माहौल है। पहले 3 शहरों के वीज़े दिए जाते थे, अब 5 शहरों के वीज़े दिए जाते हैं, बट यू बिन टू 36 सिटीज़। जी हाँ, तो मकसद इसका ये था सिर्फ कि मैं बचपन से जब हिस्ट्री पढ़ रहा था इस जगह की, और जब मैं आज अपने कम्युनिटी के अंदर, अपनी कौम के अंदर जो 70 साल बाद उनसे बात करता हूँ, जो यंग लड़कों से, जो यूथ से बात करता हूँ, तो मुझे हर टाइम ये
थोड़ा डिस्कनेक्ट लगता था कि ये क्या, जो एक हिस्ट्री में कहा जाता है हमारी जो सिख कौम की पैदाइश इस लैंड पे है, रंजीत सिंह के टाइम में जो एम्पायर था उसका 80% जगह जो है, जिसका मतलब 80% रकबा जो है वो आज पाकिस्तान में है। 20% जो है, 20% जो है वो इंडिया में है। और क्या सोचने की बात है कि अगर 80% जो चीज जो यहां पर है, इसका मतलब हमारे क्या फोर फादर्स ने इतना ही काम किया है कि पंजा साहब और ननकाना साहब ही बनाया था यहाँ पर। यानी हसन अब्दाल में पंजा साहब, ननकाना साहब उधर है, बाकी कुछ नहीं है या नजर नहीं आता या नजर मालूम नहीं है किसी को। है तो बहुत कुछ जनाब, बहुत कुछ है यहाँ पर, हमारी सारी हिस्ट्री इस जगह की है। ये जो आज पाकिस्तान है और खास तौर पर पंजाब है, सिख मजहब की सारी तारीख इधर है, सारी तारीख यहाँ पर है जनाब। तो आपने इस किताब में वो तारीख एक्सप्लोर की है, तारीख आपने बताई है इस किताब में। तो वो बनाने का मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ क्यों हुआ कि जब मैं लोगों से बात करता था अपनी कम्युनिटी में, और हिस्ट्री तो मेरे को पता थी, मुझे ये नहीं समझ में आता था कि 70 साल के पार्टीशन के बाद आज अगर आप सीरियन क्राइसिस हो रहा है, आप सीरियन से 70 साल बाद पूछिए आपकी जवान का क्या हुआ, आपका हेरिटेज का क्या हुआ, आपकी और कल्चरल एस्पेक्ट्स का क्या हुआ, वो सब 70 साल बाद भूल जाएंगे। वही चीज सिख कौम के साथ हुई है। तो मुझे ये दुख होता था कि यूथ से आप पूछें तो उनको ननकाना साहब और पंजा साहब के अलावा कुछ पाकिस्तान में कुछ पता ही नहीं है। तो उन्होंने पूरी अपनी यहाँ की जो वजूद थी, इस इतिहास की, इस तारीख की जो वजूद थी, उसको उन्होंने एक रिलीजियस दायरे में लाके खड़ा कर दिया है। कल्चरल एस्पेक्ट उसका, तारीखी एस्पेक्ट उसका, आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट उसका, वो भूल गए, सब भूल गए, सब भूल गए, क्योंकि अब लोगों को पता ही नहीं, वो एक्सेस ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि सिर्फ मजहब के एंगल में, प्रिज्म में वो देखा गया कि पंजा साहब है और ननकाना साहब है। जी हाँ। आप 36 शहरों में गए, इट मीन्स 36 शहरों में सिख मजहब का विरसा मौजूद है। 36 में मैं गया और मैंने 504 फलसफे की किताब कर दी। इस दौरान में मैं शायद 50 जगह और जाऊंगा और अभी तक भी और चीजें मिल रही हैं। ये 36 कौन कौन से शहर थे? मुझे पंजाब में आपका जाना समझ आता है, ननकाना साहब, पंजा साहब, लाहौर। आप तो यानी फ्रंटियर में आप गए, आजकल जिसे हम पख्तूनख्वा, हमने नाम चेंज किया, फ्रंटियर में एक तस्वीर मैं देख रहा था, इसमें वहां तक भी आपकी मजहबी इबादत गाहें या आपकी प्लेसेस हैं जो सिख मजहब के लिए उतनी मुकद्दस हैं। देखिए जी, पाकिस्तान की जो बाउंड्री है ना, जो रंजीत सिंह ने बाउंड्री बनाई है, उसको आप अगर हिस्टोरिकली, इतिहास के हिसाब से, तारीख के हिसाब से देखें तो डरन लाइन जो आज है ना, जी हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहद है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां तक वो जो देन है ना, वो रंजीत सिंह की देन है। डरन लाइन जो बाद में कहा गया ब्रिटिश ने कह दिया, लेकिन उसने जब इलाका यहाँ पे एक्सपैंड करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया ना, तो उसने जाके किले बनाए खैबर के इलाके में, जमरोद का किला, और आगे आप नीचे चले जाइए अकालगढ़ किला डेरा इस्माइल खान में, ऊपर आप चले जाइए शबकदर का किला। ये सब हमारे सिख इतिहास से, तारीख से जुड़े हुए हैं। तो खैबर के इलाके में ही करीब 15 किले थे जो सिख दौर से संबंधित हैं। बीच में आप इंडस पे आ जाइए, क्योंकि उस टाइम जो खैबर से जो अटैक होते थे, ये कश्मीर जो है दुरानी किसके पास था, अफगानिस्तान का हिस्सा था। 1819 में रंजीत सिंह गया है और कश्मीर को उसने फतेह किया है। तो ये अगर इंडिया के मैप में आया तो 1819 में वो रंजीत सिंह के जाने की वजह से आया, और बाद में जब ब्रिटिश ने इस पंजाब पे कब्जा किया, उसके साथ का साथ कश्मीर इंडिया में आ गया, और बाद में आपको पता है 1947 में क्या हुआ। तो ब्रेक लेना है नाज़रीन। बातें तो बहुत दिलचस्पी की हैं, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बुनियादी हमारा फोकस इनकी बुक के हवाले से है और जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान में देखा है। इस बुक में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए क्या है, इनकी ऑब्जर्वेशन क्या रही हैं, और क्या आज के दौर में जब तनाव है मुख्तलिफ मज़ाहिब में, ममालिक में, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी क्या एक फैक्ट बन सकता है या महज एक फिक्शन रहेगी? इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, और आज हमारे रूबरू हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान में सिख मजहब के विरसे पे, लेगेसी पे, हेरिटेज पे बाकायदा एक किताब लिखी है, और एक किताब लिखने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के 36 शहरों का दौरा किया, 36 शहरों में गए और जहां जहां उनको मटेरियल मिला अपनी किताब में लिख दिया। अभी वो कहते हैं कि मजीद इस पे काम कर रहे हैं।
बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी शायद माजी में भी बड़ी ज़रूरत होती होगी इसकी, बट आज भी उसकी बड़ी ज़रूरत है। वो भारत के अंदर देख लें, वो पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज़म, दहशतगर्दी थी, हम उस पर काबू पा रहे हैं। फिर अमेरिका में देख लें, यूरोप में देख लें, हर जगह पे एक तनाव और टकराव की सूरत हाल रहती है हमें। आपने ये किताब लिखी, इसमें सिख मजहब और मुसलमान इस्लाम के दरमियान तो आपने तो एक बड़ा गहरा रिश्ता दिखाया हुआ है। रिश्ता था ना, हम लोग इसी जमीन के रहने वाले थे, तो रिश्ता क्यों नहीं होएगा। आप जहाँ रहते हैं तो आप दूसरे अपने पड़ोसी के साथ ही रहते हैं ना। तो रिश्ता, जब सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, बाबा नानक के जो जिंदगी भर जो साथ रहे हैं, बाबा मर्दाना, भाई मर्दाना कहते हैं हम उनको। जो भी आप तस्वीर देखेंगे गुरु नानक की, अगर चित्रकारी कहीं भी हुई है सिख मजहब में, तो साइड पे एक बैठा होगा रबाब लेके, वो कौन था? मर्दाना था। ये कहा जाता है भाई बाबा नानक के बारे में कहा जाता है, जब भी उनको कुछ ऊपर से बोलने का ख्याल आता था, वो कहते थे, मर्दानिया रबाब उठा, बाणी आई है। कुछ सेइंग्स आई हैं, तो ये मर्दानिया रुबाब उठा, बाणी आई है, बाणी आई है, बाणी आई है, बाणी मीन्स कलाम आया है। अच्छा, तो अब कुछ आया है, इसको अब गाना है, इसको बजाना है, इसको बोलना है। तो सबसे पहले तो बुनियादी तौर से देखा जाए, सिख मजहब के जो गुरु नानक है, जिन्होंने मजहब स्टार्ट किया, उनके साथ का कंपेनियन भाई मर्दाना थे। हमारी जो मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें बाबा फरीद की जो है बाणी, जो है, जो उनकी जो कलाम है, उसमें दर्ज है। तो ये तो गुरु नानक जी अपने आप पाकपटन गए थे। मैं उस जगह पे गया पाकपटन में, जो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, एक पिंड के अंदर में, और वहाँ पर एक गुरुद्वारा होता था, जो अब ख़त्म है, क्योंकि तकसीम के बाद लोग छोड़ के चले गए। लेकिन वहाँ बाबा नानक अपने आप पे आके वो टिल्ला पे बैठे थे। और बाबा नानक का नाम क्या है? पाकपट्टन में नानक टिब्बा कहते हैं। अच्छा, शहर से बाहर है। हाँ जी, 5 किलोमीटर। हाँ जी, टिब्बे पे वो बैठे थे, और टिब्बे पे वहां पर वो कुछ दिन रहे थे, क्योंकि बाबा नानक और बाबा फरीद में 250 साल का फर्क है। तो उस टाइम जो कलाम चलते थे ना, कोई लिखे नहीं जाते थे, ये जवानी चलते थे आगे, सीना गदड़, सीना दर सीना चलते थे। तो बाबा नानक वहां गए हैं किस लिए? बाबा फरीद के कलाम को दर्ज करने के लिए गए हैं, जिसको बाद में हमारी मजहबी किताब में दर्ज किया गया है। हजरत बाबा गुलाम फरीद का कलाम सिख मजहब की किताब में, मजहबी किताब में दर्ज है। हम रोज पढ़ते हैं जी। और ये मोहब्बत की, हम आहंगी की, ये एक दूसरे का एहतराम की, बर्दाश्त की बात है। बिल्कुल। तो इसमें मैं कैसे निकाल सकता हूँ किसी को अपने आप? हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे, अगर यहाँ इस जमीन पर ईसाई भी होता उस टाइम, तो मैं तो कहता हूँ ईसाई भी हमारा अंग है ना, जो इस सरजमीन का रहने वाला। हाँ, उस टाइम नहीं थे। मैं कह रहा हूँ नानक के टाइम पे नहीं थे। अगर नानक के टाइम पे होते, ब्रिटिश के आने से पहले ईसाई भी होते, तो उनको भी तुम अपना ही मानते। ये तो इंसानियत की बात है। अभी वजीर आजम पाकिस्तान चंद दिन पहले यहाँ कटास राज मंदिर गए, वहाँ उन्होंने सब मज़ाहिब के लोगों को बुलाया हुआ था। जो मैं बार बार बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बात कर रहा हूँ, इस तरह के इकदामात यहाँ हों या सरहद के उस पार लिए जाएं, तो जो गैप है, जो गल्फ है, जो टेंशन है, किस हद तक कम की जा सकती है? बहुत हद तक कम की जा सकती है। अगर सबसे पहले मैं सोचता हूं कि अगर ये टेंशन को कम करना है, तो इसमें जो आर्ट से संबंधित लोग हैं, जो म्यूजिक से संबंधित हैं, जो यानी जो फनून लतीफा से जुड़े हुए हैं, हाँ, वो गाना है, वो फिल्म है, वो आर्ट, जिसको आप बता रहे हैं, इसी के साथ हम लोगों को करीब ला सकते हैं ना। तो मेरा तो इस किताब को लिखने के बाद, ये मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया, मैंने किताब लिख दी, लेकिन जिस तरीके से मुझे बुलाया जा रहा है, मैंने को वैंकूवर में एक मस्जिद के अंदर बुलाया गया बात करने के लिए इस टॉपिक के बारे में। तो मैं तो कहता हूं कि अगर इस टाइप की बातें की जाएं, तो लोग और करीब ही आएंगे ना। तो हमें जो फाइनर थिंग्स इन लाइफ के साथ बात करनी चाहिए, बॉर्डर्स के अक्रॉस। आप बॉर्डर के अक्रॉस की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात देख लें, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को देखें, रोज़ाना लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग होती है, गरीब कश्मीरी मारे जाते हैं, रॉयट्स हो जाते हैं। एक पिक्चर कोई पॉजिटिव या मुनासिब नहीं नज़र आती। सार्क की समिट यहाँ पाकिस्तान में होना थी, वो भी भारत के वजीर आजम साहब ने सबको इम्प्रेस किया, अफगानिस्तान ने इनकार किया, बांग्लादेश में। आपको पाक भारत ताल्लुकात का आउटलुक लगता क्या है? मुझे तो लगता है इसमें काफ़ी होप है, क्योंकि हम लोग दो भाई बिछड़े हैं, कह सकता हूँ,
और जब भाइयों में लड़ाई होती है ना, बड़ी जोर जबरदस्ती लड़ाई होती है। 70 साल से लड़ाई हो रही है। कोई नहीं, इसको चलने 70 दीजिए। साल हो गए, यानी अगर कोई हिस्टोरियन 1949 की तारीख पढ़ रहा हो और आज की तारीख पढ़ रहा हो, वही कश्मीर का जिक्र आएगा, वही लाइन ऑफ कंट्रोल का जिक्र आएगा, वही फायरिंग की बात होगी, वही शहीद होने की बात होगी। तो 70 साल में अगर नहीं हुआ, होप कैसे नजर आती है? जो भाई भी जब लड़ते हैं ना तो होप नजर नहीं आती, माँ बाप को नजर नहीं आती ये कभी मिलेंगे, लेकिन कभी एक टाइम आता है जो मिल जाते हैं। तो मुझे तो काफी होप है और मैं इसको पॉजिटिव ही लेके चलता हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं भारत में रहता नहीं हूँ, मैं भारत से बाहर रहता हूँ, मैंने दुनिया देखी है, मैं दुनिया में रहता हूँ। मेरा देखने का नजरिया थोड़ा फर्क है। मैं इसको इंडिया से नहीं देखता, पाकिस्तान से नहीं देखता। मुझे पता है कि जब हम लोग बाहर रहते हैं तो भारतीयों में और पाकिस्तानियों में बहुत ही प्रेम प्यार है, बहुत प्रेम प्यार है बाहर। और जब मैं यहाँ आता अपने हूँ, मुल्क में रहते हुए नहीं है, जब बाहर चले जाएं तो फिर उनमें बहुत प्यार हो जाता है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं जब यहाँ आता हूँ तो मुझे जैसे उठाया जाता है, जितना प्यार मेरे को दिया जाता है, तो ये तो दिखाता है कि हम लोग इंसान तो एक ही हैं, हम लोग प्यार चाहते हैं एक दूसरे से, लेकिन किसी तरीके से कुछ हमारे आगे रख दिया जाता है कि हमें वो प्यार नजर नहीं आता। लेकिन प्यार तो है, इसको आप ना नहीं कर सकते। आप सिख मजहब की लेगेसी की बात कर रहे हैं, हेरिटेज की बात कर रहे हैं। जाहिर है कंसंट्रेशन तो अभी भी मशरकी पंजाब में, अदरवाइज मसलन मैं लंदन जाऊं तो मुझे सब पंजाबी नजर आते हैं। मैक्सिमम लोग वहां पर मुझे नजर आते हैं, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कनाडा चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, बहुत सारे सिख लोग नजर आते हैं हमें। लेकिन अभी भी अगर इंटरेक्शन किया जाए तो 1984 के हवाले से वो जो ऑपरेशन हुआ था, लोगों की यादें हैं। 47 के बाद 1984 एक बहुत बड़ा सानिया था। सिख मजहब के हवाले से क्या खतरात हैं इस मजहब को? लेगेसी अपनी जगह, हेरिटेज अपनी जगह पे, फ्यूचर आप इस हवाले से कैसे देखते हैं? देखिए जी, कोई भी मजहब होना आज के दौर में उसको खतरा तो है ही है, मैं तो ये मानता हूं। और ये रब का अपना ही खेल है, मैं इसको मानता हूं। क्यों 47 हुआ, क्यों 84 हुआ, आगे क्या होगा, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ये रब का अपना खेल है। लेकिन हम इससे सीख क्या सकते हैं? बुनियादी सवाल यही है। हाँ, सवाल ये है, जो हो गया हो गया। मैं तो 47 पे जोर नहीं डालता। मैं कहता हूं मेरी किताब लिखने का मकसद ही ये है कि चीजों को मत भूलें, अपने विरसे को मत भूलें और उससे सीखें क्या। हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। इस किताब में जो कुछ आपने दर्ज किया है, मसलन पाकिस्तान को आपने पेंट कर दिया, लिख दिया, पाकिस्तान के 36 शहरों की शक्ल आपने दिखा दी। ज़ाहिर है गुरुद्वारे हैं वहाँ पर, अगर डिप्लेट हो गए किसी जगह पे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? आपकी कुछ तो तवक्कुआत होंगी इस मजहब के मानने वाले के हवाले से। मजीद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मैंने बता दिया आपको, कटासराज मंदिर पे गए थे, सब मज़ाहिब को बुलाया। और हमारा मजहब इस्लाम तो है टॉलरेंस का मजहब, अमन का मजहब है, हम इसको रिलीजन ऑफ पीस कहते हैं। आपकी कुछ तो तवक्कुआत होंगी सिख मजहब की यादों के हवाले से, लेगेसी के हवाले से, इन मकामात के हवाले से जहाँ जहाँ आप गए हैं। देखिए जी, जब 47 हुआ ना, यहाँ से पूरी कौम छोड़ के चली गई, तो ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है। ये कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ लोग, मैं तो ये कभी कहता हूँ, क्यों छोड़ के गए? हम लोग रह जाते हैं, थोड़े मर जाते, क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन छोड़ के चले गए। अब वो चेंज नहीं किया जा सकता। उससे हुआ क्या है कि जितनी भी हमारी विरासत है अब यहाँ रह गई है। अब उसमें से जब इंडिया पाकिस्तान का पहली बार 47 में के बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो मैं तो ये सोचता हूँ काफ़ी बारी कि क्यों यहाँ से लोग, हमारी कौम के लोग छोड़ के चले गए। लेकिन चलिए, वो छोड़ के चले गए, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब 1947 में लोग गए हैं तो इंडिया और पाकिस्तान का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जो बाबा नानक की जगह है, बर्थ प्लेस ननकाना साहिब, उसको मेंटेन किया जाएगा। ठीक है। और हुकूमत पाकिस्तान ने उसको मेंटेन भी किया। लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि सारी विरासत यहाँ रह गई, उसके पर तवज्जो किसी का गया नहीं, और वो चीज़ें उस पर टाइम एक्ट करने लग गया। और जो हुआ कि पार्टीशन के बाद लोग यूपी बिहार से और दूसरे साइड इंडिया से लोग आए हैं, काफ़ी लोगों के पास रहने की जगह नहीं थी। वो लोग कुछ गुरुद्वारों में घुस गए, मंदिरों में घुस गए, जो अपनी हवेलियाँ थी उसमें घुस गए, किलों में घुस गए। तो उसकी तरफ में किसी का ध्यान नहीं गया। अब कुछ साल के बाद वो सब चीज़ें जो अपने आप खत्म होनी शुरू हो गई, तब्दील हो गई। हाँ। तब्दील होना शुरू हो गई, उसमें काफ़ी चीज़ें खत्म हो गई। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट का मैं कहूँगा, पहले शुक्रगुजार करता हूँ
शुक्रिया अदा करते मैं हैं। शुक्रिया करता हूं कि 1980 के बाद उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे गुरुद्वारे जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उठाने शुरू किए, जिनकी उन्होंने मरम्मत शुरू की। अब आज के दिन में अगर मैं गिनूं तो 23 या 24 ऐतिहासिक गुरुद्वारे जो हमारे गुरुओं से संबंधित हैं, तारीखी गुरुद्वारे ऐसे हैं, 23-24, हाँ, जिनको पाकिस्तान हुकूमत ने मेंटेन करा हुआ है, राइट। तो और मैं उनकी गिनती को देख रहा हूं, बढ़ ही रहे हैं, तो हुकूमत का तो अटेंशन है इस तरफ में। लेकिन अभी गुरुद्वारे और ऐसी ऐसी हेरिटेज की चीजें भरी हुई हैं, विरासत की चीजें जो छोटे छोटे पिंडों के अंदर पड़ी हुई हैं, वो करीब करीब खत्म हो रही हैं। अब इसमें ये मेरे को नहीं लगता कि सारी चीजें बचाई जा सकती हैं। मेरे हिसाब से 70% चीजें खत्म हो गई हैं। हम अब 30% चीजें जो रह गई हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनमें से कितना बचाया जा सके, और इसका मेरा कितना बचाया जा सके, कैसे बचाया जा सके। नादरीन, इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। नादरीन, प्रोग्राम रूबरू में आपको वेलकम बैक कहते हैं, और आज हमारे रूबरू हैं जनाब अमरदीप सिंह साहब। ये एक ऑथर हैं, इन्होंने पाकिस्तान में सिख विरसे पे किताब लिखी है, और हम पाकिस्तान में अकलियतों के हवाले से, इस रीजन में अकलियतों के हवाले से जो सूरत हाल है उस पर इस सेगमेंट में उनसे बात कर रहे हैं। आप फरमा रहे थे कि 25-26 कोई ऐसे गुरुद्वारे हैं जो आपके गुरुओं के हैं। थोड़ा सा हमें बता दें इसकी अहमियत क्या है। जब आप कहते हैं कि ये गुरुओं के 25-26 गुरुद्वारे हैं, इसका क्या मतलब है? 25-26 से बहुत ज्यादा गुरुद्वारे हैं यहाँ पर, लेकिन जो आज के दिन में करीब 25 के करीब जो मेंटेन हो गए हैं, कुछ कितने सालों में, पार्टीशन के बाद सिर्फ एक ननकाना साहब मेंटेन था, आज 25 के करीब मेंटेन्ड हैं। ये हमारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं जहाँ गुरुओं की कुछ कहानियों के साथ वो उनके कुछ संबंध हैं, रवायात हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, तो उसके साथ संबंधित है। ऐसे बड़े और गुरुद्वारे हैं, बहुत हैं, गांव के पिंडों के अंदर हैं, लेकिन वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। और मैं जो इससे पहले अर्ज कर रहा था कि क्या कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि 70% जो है, 70% जो इतिहास है वो तो ऐतिहासिक चीजें हैं, वो खत्म हो गई हैं। 30% जो रह गया है, 70% जो तारीखी मकामात हैं वो खत्म हो गए, 30% रह गए। जी हाँ। क्या इन 30% में सिर्फ गुरुद्वारे हैं या और चीजें भी हैं? बहुत, देखिए जी, मेरा काम मजहब के दायरे से बाहर है, ये लेगेसी के ऊपर है, और लेगेसी रिलीजन नहीं होता, लेगेसी मजहब नहीं होता, तो इसमें बहुत सारी और चीजें भी हैं। तो यानी जिनका रिश्ता सिर्फ मजहब से नहीं है, इस जमीन से है, जी हाँ, जो कल्चर से, सकाफत से जिनका रिश्ता है, वो बहुत सारी चीजें हैं। फोर्ट भी है, फोर्ट भी हैं, फोर्ट्स हैं, हवेलियां हैं, किस तरीके से लोग रहते थे, इंटरफेथ एस्पेक्ट। मैं तो बाबा फरीद को अपना ही मानता हूँ ना, जो बता रहे हैं। मैं हजरत शाह तमसम तबरेज जी को अपना ही मानता हूँ ना, मुल्तान वाली सरकार को। जब बाबा नानक वहां गए थे तो मैं उनको अपना ही मानता हूँ ना। मैं बाबा बुल्ले शाह को अपना ही मानता हूँ, वो 10वें गुरु के कंटेम्प्रेरी थे। पंजाब में क्या हो रहा था उस टाइम, बाबा बुल्ले शाह ने अपनी काफियों में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो वो हमारे ही है ना। फिर चित्रकारी जो है, कैसे वो उस टाइम की चित्रकारियां थी, वो सब खत्म हो गई हैं। देखिए, पार्टीशन का एक बहुत बड़ा सदमा जो पड़ा है विरसे पर, मैं कहता हूं कि सिख कौम ने वी लॉस्ट इट हियर, वी डिस्ट्रॉयड इट देयर। मैंने का मतलब है कि हमने जब प्रगति की तो हमने जाके अपने इतिहास को, जो गुरुद्वारे थे उन पे संगमरमर लगा के, उन पे सोना चढ़ा के उनको तो वहां खत्म कर दिया। विरसे की चीज बात कर रहा हूं, यहां पे भी विरासत यहां बाकी है, लेकिन हमने इसे खो दिया है। तो इसको जो है, जो विरासत यहां खो गई है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, और थोड़ा बहुत जो रह गया है उसको कैसे हम एक सर्किट में ला सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो होती है, बट कम्युनिटी जो है उसका असर, उसकी एफर्ट, उसकी कोशिश बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हुआ ये है कि पाकिस्तान में, जैसे आपने खुद कहा कि तकरीबन सब लोग चले गए जो सिख मजहब के मानने वाले थे। बहुत कम कम्युनिटी आपकी इधर है जो सिख मजहब की पैरोकार है। पख्तून है वो, इस पंजाबी सिख कोई नहीं है। यही मैं बात कर रहा हूं। जब कम्युनिटी में अर्ज नहीं होगी, एफर्ट नहीं होगी, तो अकेले हुकूमती कोशिशें कामयाब हो जाएंगी नहीं। अब मैं इसका आपको जवाब देता हूं जी। मुझे ये किताब किए हुए 1 साल लगा, 2014 में आया, 2015 करके ये 2016 में ये किताब बाहर आई है। उसके बाद मैं करीब 60 जगह दुनिया में लेक्चर्स दे चुका हूं इस लेगेसी पे, इस चीज के ऊपर, लेगेसी के ऊपर, और मैंने बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है। लोगों में भूख है इस चीज को जानने की। मैं तो इस पे सिर्फ एक होप देखता हूं, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। 1/3 सिखों की कम्युनिटी है आज
भारत से बाहर रहती है। 1/3 यानी। 1/3। ये टोटल वैसे कम्युनिटी कितनी है सिखों की? सी इट इज अबाउट 30 मिलियन आउट ऑफ यानी 10 मिलियन जो हैं, 1 करोड़ सिख भारत से बाहर रहते हैं दुनिया में, और वो पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं अपने इन मकामात को देखने के लिए। बिल्कुल। और इसमें अब हुकूमत को ये सोचना है, और सिखों के पास पैसा बहुत है, अब ये मत सोचिए कि पैसा नहीं है, बहुत पैसा जी, बाहर रहते हैं, रेमिटेंसेज हैं, बेचते हैं, बहुत वापस। है। वो जो अब देखिए बहुत अच्छी अच्छी जगह में बैठे हुए हैं, 7 मिनिस्टर हैं कनाडा के अंदर, डिफेंस मिनिस्टर सिख है, तो सिखों के पास बाहर रह चुके हैं, बहुत पैसा है इनके पास, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ हुकूमत को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। एक तो आपको ओपननेस दिखानी पड़ेगी, ट्रस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक ओपननेस दिखानी होगी और एतमाद करना होगा, ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। मैं ईटीपीबी वालों से पहले मिल के आया हूं, उन्होंने मेरी किताब देखी तो वो भी कहने लगे ये जगह कहाँ है, ये जगह कहाँ है। तो मैं तो कहता हूं कि अगर एक बाहर के सिख ने आके किसी चीज को डॉक्यूमेंट कर दिया है तो पहले तो हुकूमत को पता होना चाहिए ये चीजें कहाँ हैं। ये आपको अवेयरनेस नहीं है, ये कोई बाहर से नहीं आपको लाना चाहिए। तो मैं तो अभी इस टाइम बहुत एक्चुअली शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान गवर्नमेंट का कि मैं तो यहाँ आया था, मैं सोच के भी नहीं आया था कि कितनी हॉस्पिटैलिटी दी जा रही है, कितना मेरे को सब चीजें खोल के दिखाई जा रही है मुझे। तो ये तो ऐसा एक अभी हमको डॉक्यूमेंट करके लोगों के आगे किसको रखना है कि कहाँ हैं हम लोग अभी। जहां प्रोटेक्शन की कोशिशें, जहां इनकी हिफाजत की कोशिशें, वहीं पर बाद औकात हालात ऐसे बनते हैं जिनकी वजह से मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचता है। मसलन बाबरी मस्जिद गिराई गई, बीजेपी ने गिराई, बीजेपी की एक्टिविस्ट गिराए, उसके रिएक्शन में पाकिस्तान में भी बहुत सारे मंदिर गिराए गए। मुल्तान के एक किले की, एक मंदिर की आप फोटो मुझे दिखा रहे थे जो कि किले पे है, प्रहलादपुरी मंदिर उसको कहते हैं। मुकद्दस मकामात को बचाने के लिए इन फनेटिक्स से, जैसा कि उस वक्त तो एल.के. अडवाणी लीड कर रहे थे बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए, ये एलिमेंट कहां तक इंपॉर्टेंट है? देखिए जी, मैंने अपनी किताब में जिक्र किया है बाबरी मस्जिद के बारे में, और मैंने इसको अपने अंग्रेजी के वर्ड्स में लिखा है कि वी हैव टू बी केयरफुल फॉर अबाउट एवरी कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। देखिए, जो आपने बाबरी मस्जिद की बात की, आपने कहा मंदिर, मैं कहता हूं काफी जैनों के मंदिर, काफी सिखों के गुरुद्वारे भी गिराए गए हैं। सिखों का बाबरी मस्जिद से कुछ लेना कोई देना ताल्लुक नहीं था। कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन लोगों को यहाँ पता नहीं है, उसको तो एक सिर्फ वो दिखाई देता है ये कुछ पुरानी, ये इंडिया से रिलेटेड चीज है, लोग जो छोड़ के चले गए। सिखों का काफी विरसा बाबरी मस्जिद की वजह से खत्म हुआ है। लाहौर फोर्ट के बाहर भाई वस्ती राम की समाधि जो एडवाइजर है थे ना, अभी वो तो इंटैक्ट है खत्म, ना। अभी स्टार्ट हुई है इसकी रेनोवेशन 1 साल पहले, लेकिन बाबरी मस्जिद में गिराई गई थी ना। जैन मंदिर जो है, जिसका बीजेपी एलिमेंट्स के साथ कुछ भी नहीं लेना देना था, जिन्होंने गिराया था उस टाइम वीएचपी लोगों ने, राइट, तो उनका जैन मजहब का वो मंदिर गिर गया। तो हमें हर कम्युनिटी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो हम एक आज एक्शन लेते हैं उसका आगे चल के चेन रिएक्शन क्या होता है। तो ये तो मैंने अपनी किताब में भी दर्ज किया हुआ है। लेकिन मैं अगर घूम के बात को वहां ले जाता हूं जहां आपने छोड़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये जो पहले हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी इस किताब से, मैं अभी एक और किताब निकाल सकता हूं काफी वॉल्यूमिनस इस ट्रिप के बाद, लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं कि पहले हमें पता चले कि चीजें कहां हैं। अब दूसरी पहले तो फाइंड आउट कर रहे हैं कि चीजें कहां हैं। जी हाँ, ये हम इंतहा पसंदों के हाथों, बाबरी मस्जिद की हमने बात कर दी। अब भी भारत में जो वजीर आजम बने हैं, एक परसेप्शन पाकिस्तान में ये है कि वो भी इंतहा पसंद हैं। ट्रंप इक्तदार में आ चुका है, अमेरिकी सदर बन चुका है, उसकी जो अनाउंसमेंट थी कैंपेन के दौरान वो भी एक खतरे का सिंबल है। आप तो इंटरनेशनल सिटीजन हैं, सिंगापुर, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, आप 60 मुल्कों में लेक्चर भी दे चुके हैं। ट्रंप के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं जरूर ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था। डोनाल्ड ट्रंप अब एक हकीकत बन चुके हैं, वो अमेरिका के सदर का ओहदा संभाल चुके हैं, हल्फ ले चुके हैं वो। देखिए, मैं तो अपने आप को ये सोचता हूं कि ये सब रब का अपना खेल है। हमें मजहबी ये जो रिस्ट्रिक्शन से थोड़ा दूर हटके मिलजुल के रहने की बातें करनी चाहिए। आइडियल बात है, बट प्रैक्टिकली मैंने कहा इंतहा पसंद ऐसे काम करते रहते हैं। उनको अपना काम करने दीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। कहीं ना कहीं तो आके किश्ती मिलेगी ना, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। नहीं, फर्क तो पड़ता है। मैं तो इसको सपोर्ट नहीं करता, मैं तो अपना काम कर रहा हूं ताकि उसका एक दूसरे साइड से एक उसका पहलू आए ताकि उसको बैलेंस कर सके। हमारे जैसे लोग ये काम पे गौर देना चाहते हैं, उनको अपने काम पे गौर देने दीजिए। गलत है वो काम, जो भी किसी चीज को डिवाइड करने की कोशिश करता है वो गलत है। हमें अपना काम करना है कि कैसे हम लोगों को जोड़ें। तो मैं तो घूम फिर के इसी पे जोर देता हूं।
बहुत शुक्रिया अमरदीप सिंह जी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ले आए। नादरीन, नामवर आथर जो कि सिख मजहब के विरसे पे पाकिस्तान पर एक किताब भी लिख चुके हैं, जिन्होंने 36 शहरों का, इस किताब लिखने के लिए पाकिस्तान के 36 शहरों का दौरा किया, एक नया वॉल्यूम भी किताब का लेकर आ रहे हैं और वो समझते हैं कि अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। लेकिन बॉटम लाइन तो यही है कि कोई मुआशरों को डिवाइड करे, कोई मज़ाहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करे। बुनियादी तौर पर तो हम सब इंसान हैं, तकसीम करने वाले अपना काम करते रहें, लेकिन हम जो अमन पसंद लोग हैं हमें भी अपना अपना काम करना चाहिए और नफरतों की बजाय मोहब्बतें बांटनी चाहिए। यही उनका मैसेज है। अपने मेज़बान शौकत पिराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।